161 से लेके 165 तक सीआरपीसी में देखेंगे आज। तो देखो, धारा 161 है वो बताती है कि पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। तो कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का नहीं है जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है। ठीक। तो उपधारा एक। और उपधारा दो जो है वो बोलता है कि ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय जिनके उत्तर की प्रकृति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या संपहरण की आशंका में डालने की है, ऐसे मामलों से संबंधित उन सब प्रश्नों का सही सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा जो अधिकारी उससे पूछता है। तो किन प्रश्नों के उत्तर वो नहीं देगा? देखो, जिस जैसे आपराधिक आरोप लगता हो, या उस पे दंड लगता हो, या संपहरण की आशंका है, तो ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर वो देने के लिए बाध्य नहीं। जैसे पूछते ना, तुम खून किए हो क्या, तुम चोरी किए हो क्या, तो ये सब चीज, इससे आपराधिक आरोप लगेगा, तो इनका उत्तर देने का आवश्यकता नहीं है। बाकी जो चीजें हैं उनके उनको देने के लिए आबद्ध होता है व्यक्ति। उसके बाद उपधारा 3 जो है वो बोलता है पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकता है। और दिख रहा है क्या कि छोटा हो जा रहा है? ठीक है सर, दिख रहे हैं। ठीक है। जी। तो यदि वह ऐसा करता है तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक और सही अभिलेख बनाएगा जिसका कथन वह अभिलिखित करता है। ठीक है। अब उसके बाद देखना, परंतु इस अध्याय के अधीन किया गया कथन श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकता है, मतलब ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकता है ऐसे करके। ठीक है। परंतु यह और कि किसी ऐसे स्त्री का कथन जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354 ए, अच्छा मैं ये चीज तुम लोग को बोला था ना, बाद में पूछूंगा। ठीक है। धारा 354 ख, 354 घ, 376, 376 ए, बी, सी, डी, ई और 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा ऐसे। ठीक है। अब उसके बाद देखो, धारा 162 जो है वो बोलती है कि पुलिस से किए गए कथनों पर हस्ताक्षरित न किया जाना कथनों का साक्ष्य में उपयोग। तो उपधारा 1 जो है वो बोलती है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। ठीक है। और ना ऐसा कोई कथन या उसका कोई अभिलेख, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या न हो, और ना ऐसे कथन या अभिलेख का कोई भाग ऐसे किसी अपराध की जो ऐसा कथन किए जाने के समय अन्वेषणाधीन था, किसी जांच या विचारण में इसमें इसके पश्चात यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। तो ये चीजें नहीं होंगी। परंतु जब कोई ऐसा साक्षी जिसका कथन उपयुक्त रूप में लेखबद्ध कर लिया गया है, ऐसा जांच या विचारण में अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है, तब यदि उसके कथन का कोई भाग सम्यक रूप से साबित कर दिया गया हो तो अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुज्ञा से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्षी का खंडन करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 145 द्वारा उपबंधित रीति से किया जा सकता है। और जब ऐसे कथन का कोई भाग इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है, तब उसका कोई भाग ऐसे साक्षी की पुनः परीक्षा में भी, किंतु उसकी प्रति परीक्षा में निर्दिष्ट किसी बात का स्पष्टीकरण करने के प्रयोजन से ही उपयोग में लाया जा सकेगा। तो ये वाला जो भाग है वो बताता है कि कब लाया जा सकेगा। ठीक है।
अब देखो, इस धारा की किसी बात के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 के खंड 1 के उपबंधों के अंदर आने वाले किसी कथन को लागू होती है, या अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों पर प्रभाव डालती है। तो ये चीज ध्यान में देने वाली स्पष्टीकरण देखो, उपधारा 1 में निर्दिष्ट कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति के कथन का लोप या खंडन हो सकता है, यदि वह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें ऐसा लोप किया गया है महत्वपूर्ण है, और अन्यथा संगत प्रतीत होता है, और कोई लोप किसी विशिष्ट संदर्भ में खंडन या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न होगा। धारा 163 है, कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना। तो उपधारा 1 जो है, कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकार वाला अन्य व्यक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा की अधिनियम 1872 की धारा 24 में यथावर्णित कोई उत्प्रेरणा, धमकी, वचन न तो देगा, न करेगा, न दिलवाएगा, और न ही करवाएगा। उपधारा 2, किंतु कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति को कोई कथन करने से जो वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से करना चाहे, किसी चेतावनी द्वारा या अन्यथा निवारित नहीं करेगा, मतलब उसको रोका नहीं जाएगा। परंतु इस धारा की कोई बात धारा 154 की उपधारा 4 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है, वाला पेज दिख नहीं रहा है अभी, एक मिनट। देखो, धारा 164 जो है वो बोलता है संस्वीकृति और कथनों को अभिलिखित करना।
तो उपधारा एक, कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे उस मामले में अधिकारिता हो या न हो, इस अध्याय के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अन्वेषण के दौरान, पश्चात जांच या विचारण के प्रारंभ होने के पूर्व, किसी समय अपने की गई किसी संस्कृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है। परंतु इस उपधारा के अधीन कोई संस्वीकृति या कथन उपधारा के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य, दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित की जा सकती है। परंतु यह और कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदत्त की गई है, कोई संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जाएगी। उपधारा 2, मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को जो संस्वीकृति कर रहा है यह समझाएगा कि ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है, और यदि वह उसे करेगा तो उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है, और मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्वीकृति तब तक अभिलिखित न करेगा जब तक उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसको यह विश्वास करने का कारण न हो कि वह स्वेच्छा से की जा रही है। उपधारा 3, संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने के पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा। और उपधारा 4, ऐसी संस्वीकृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिए धारा 281 में उपबंधित रीति से अभिलिखित की जाएगी, और संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का एक ज्ञापन भी लिखेगा। ठीक है, ये ज्ञापन का जो स्वरूप है वो दिया हुआ है कि यहाँ पे नाम रहेगा, यह समझा जाएगा कि वह संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो कोई संस्वीकृति जो वह करेगा उसके विरुद्ध साक्ष्य भी उपयोग में लाई जा सकती है। मुझे विश्वास है कि यह संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है, यह मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते लिखी गई है। जिस व्यक्ति ने यह संस्वीकृति की है उसे पढ़कर सुना दी गई है, और उसने उसका सही होना स्वीकारा है, और उसके द्वारा किया गया कथन पूरा और सही वृत्तांत है, और यहाँ पे मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर होगा। उपधारा 5 बोलता है कि उपधारा 1 के अधीन किया गया संस्वीकृति से भिन्न कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए इसमें इसके पश्चात ऐसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हो, तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया गया है। 5A है क, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 A, B, C, D, 376 की उपधारा 1, उपधारा 2 A, B, C, D, E और 509 के अधीन दंडनीय मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का जिसके विरुद्ध उपधारा 5 में विहित रीति में ऐसा अपराध किया गया है कथन जैसा कि अपराध किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है अभिलिखित करेगा। परंतु यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी, स्थायी तौर से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा। परंतु यह और कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी तौर से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो किसी द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक की सहायता से उस व्यक्ति द्वारा किए गए कथन की वीडियो फिल्म भी बनाई जाएगी। और ख, ऐसे व्यक्ति जो अस्थायी या अस्थायी तौर से मानसिक और शारीरिक रूप से निःशक्त है, खंड 1 के अधीन अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 337 में यथा निर्दिष्ट मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जाएगा, और ऐसा कथन करने वाले विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना ऐसे कथन का प्रति परीक्षा की जा सकेगी। उपधारा 6, इस धारा के अधीन किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा मामले की जांच का विचारण किया जाना। और 164A जो है बलात्संग से पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा, तो जहां ऐसे प्रक्रम के दौरान जब बलात्संग या बलात्संग करने का प्रयत्न करने के लिए अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है, उस स्त्री के शरीर की जिसके साथ बलात्संग किया जाना या करने का प्रयत्न करना अभिलिखित है, किसी चिकित्सा विशेषज्ञ से परीक्षा कराना प्रस्तावित है, वहां ऐसी परीक्षा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे किसी अस्पताल में
नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा और व्यवसायी की अनुपस्थिति में किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसी स्त्री की सहमति से उसकी ओर से सहमति देने वाले सक्षम व्यक्ति की सहमति से की जाएगी, और ऐसी स्त्री को ऐसे अपराध के किए जाने के संबंधित इत्तला प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा। उपधारा 2, वह रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास ऐसी स्त्री भेजी जाती है बिना किसी विलंब के उसके शरीर की परीक्षा करेगी और एक परीक्षा की रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिए गए हैं। क्या क्या? स्त्री और उस व्यक्ति का जो उसे लाया है उसका नाम, पता, स्त्री की आयु, डीएनए प्रोफाइल करने के लिए स्त्री के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन, स्त्री के शरीर की क्षति यदि कोई हो चिन्ह, स्त्री की साधारण मानसिक दशा और उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्विक विशिष्टियां, और रिपोर्ट में संक्षेप के कारण निम्नलिखित दिए जाएंगे जिसमें प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है। तो रिपोर्ट में निम्नलिखित रूप में यह अभिलिखित किया जाएगा कि ऐसी परीक्षा के लिए सहमति, स्त्री की सहमति, उसकी ओर से सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति अभी प्राप्त कर ली गई है। 5 है, रिपोर्ट में परीक्षा प्रारंभ और समाप्त करने का सही समय भी अंकित किया जाएगा। और 6, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी बिना विलंब के रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा जो धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा 5 के खंड क में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग रूप में भेजेगा। 7, इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह स्त्री सहमति के बिना उसकी ओर से सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति के सहमति के बिना किसी परीक्षा को विधिमान्य बनाती है। स्पष्टीकरण है, इस धारा के प्रयोजन के लिए परीक्षा और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय का वही अर्थ है जो उनके धारा 53 में है। अब देखो 165 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। तो यहाँ पे देखना, उपधारा 1, जब कभी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का उचित आधार है कि किसी ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजन के लिए जिसका अन्वेषण करने के लिए वह प्राधिकृत है, आवश्यक कोई वस्तु उस पुलिस थाने की जिसका वह भार साधक है, जिसके वह संलग्न है, सीमाओं के अंदर किसी स्थान में पाई जा सकती है और उसकी राय में ऐसी अनुचित विलंब के बिना तलाशी के अन्यथा भी प्राप्त नहीं की जा सकती है, तब ऐसा अधिकारी अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने और यथासंभव उस चीज को जिसकी तलाशी ली जानी है ऐसे लेख में विनिर्दिष्ट करने के पश्चात उस थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान में ऐसी चीज की तलाशी ले सकता है और तलाशी लिवा सकता है, दूसरे से भी करवा सकता है। उपधारा 2, उपधारा 1 के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी यदि साध्य हो तो तलाशी स्वयं लेगा। उपधारा 3, यदि तलाशी स्वयं लेने में असमर्थ है और कोई अन्य व्यक्ति जो तलाशी लेने के लिए सक्षम है उस समय उपस्थित नहीं है तो वह ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह तलाशी ले, और ऐसे अधीनस्थ अधिकारी को ऐसे लिखित आदेश देगा जिसमें उस स्थान को किसी तलाशी ली जानी है यथासंभव उस चीज को जिससे तलाशी ली जानी है विनिर्दिष्ट किया जाएगा, तब ऐसा अधीनस्थ अधिकारी उस चीज की तलाशी उस स्थान से लेगा। उपधारा 4, तलाशी वारंटों में के बारे में इस संहिता के उपबंध और तलाशियों के बारे में धारा 100 के साधारण उपखंड इस धारा के अधीन ली जाने वाली तलाशी को जहां तक लागू हो सके लागू होंगे। उपधारा 5, उपधारा 1 और उपधारा 3 के अधीन बनाए गए किसी अभिलेख की प्रतियां तत्काल ऐसे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाएंगी जो उपधारा का संज्ञान करने के लिए सशक्त है और जिस स्थान की तलाशी ली गई है उसके स्वामी या अधिभोगी को उसके आवेदन पर उसकी एक प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। तो आज हमने देखा एक धारा 100 सीआरपीसी की धारा 161 से लेके 165, ठीक है।